Hello students, welcome to Shiva Academy. Myself Yashanvi Agarwal with the new topic that deal with bail. आज बच्चों हम इसमें बेल के बारे में पढ़ेंगे। हम बेल के बारे में हर एक चीज़ कवर करेंगे कि बेल क्या होती है, बेल का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सीआरपीसी में दी गई है नहीं दी गई है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम हर चीज़ इसके बारे में कवर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 33 जो हमारा बेल है वो हमारे चैप्टर 33 में दे रखा है। बेल सेक्शन 436 से 450 तक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बेल, मतलब कि बेल का मतलब क्या होता है। द टर्म बेल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर और टू गिव। जो बेल है वो एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है, बेलर से, जिसका मतलब क्या होता है टू डिलीवर और टू गिव, मतलब कि देना। बेल का मतलब होता है बेसिकली देना। डेफिनेशन ऑफ बेल, अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन क्या है बेल की। नो डेफिनेशन ऑफ बेल डिफाइंड इन सीआरपीसी 1973। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो सीआरपीसी है हमारी, उसमें बेल की डेफिनेशन हमारी डिफाइंड नहीं है। But bail is a security for appearance of prisoner on giving which the accused is released pending trial or investigation। लेकिन फिर भी बेल जो है वो एक सिक्योरिटी है कि हमारा जो प्रिजनर है वो अपीयर होगा कोर्ट में। प्रिजनर मतलब कैदी जो है अपीयर होगा कोर्ट में और वो रिलीज्ड होता है एक बॉन्ड के ऊपर, जबकि उसका ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी जैसे प्रोसेस चल रही है कोर्ट के अंदर, किसी को बेल चाहिए तो वो बेल पे रिहा हो सकता है जबकि उसकी प्रोसेस और ट्रायल उसका चल रहा है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ बेल। ऑब्जेक्ट ऑफ बेल में सबसे पहले हमारा लिखा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी इन इंडिया होल ऑफ द सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेटिव थ्योरी। बेल इज रूल, डिटेंशन इज एक्सेप्शन। बेल जो है रूल है और डिटेंशन जो है हमारा एक एक्सेप्शन है। इसका कहने का मतलब ये है जो कि हमारा तुम्हें पता है हमारा सारा लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा सारा लॉ रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड है, सुधारात्मक थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि ये कहता है जो बेल है वो एक रूल है, मतलब किसी पर्सन को जो कैद करके डिटेंट करके किसी ज़रूरी अवस्था में रखा जाता होगा। बर्डन इन जेल, बर्डन इन जेल मतलब कि आजकल जो है बेल में जो वो जेल में जो है बहुत सारे कैदी बढ़ते जा रहे हैं। कैदी की संख्या कुछ ऐसे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है और कुछ कन्विक्टेड पर्सन है, तो इस वजह से जो है बर्डन है जेल पे वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ बेल आया कि बेल पे आप रिहा हो सकते हो। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है हमारा कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। बेल इज़ अ कंडीशनल ऑर्डर, और फोर्थ है हमारा बेल जो है हमारा एक कंडीशनल ऑर्डर है। अब नीड ऑफ बेल बॉन्ड इन बेल, जो हमें बेल बॉन्ड की क्यों ज़रूरत पड़ी बेल में, ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट, क्योंकि हम जो है पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं चाहे उसका क्राइम सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये लगता है कई बार पुलिस को ये लगता है कहीं मुस्लिम जो है भाग ना जाए, कभी अपीयर ना हो कोर्ट में, कभी विटनेस को धमका ना दे। इन वजहों से देखो सबसे पहले हमारा लिखा है प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड इन कोर्ट, जिससे कि वो कोर्ट में उपस्थित हो, कौन, जो एक्यूज्ड है। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ट्रायल, और ट्रायल जब उसका चल रहा हो उस टाइम वो उपस्थित हो। ऑब्स्ट्रैक्ट द इम्पैक्ट ऑन विटनेस, और वो विटनेस को धमकाए ना। अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ऑफेंसेस, और जो ऑफेंसेस है उनका जो रिपीटेशन है वो ना हो कि एक सज़ा कि उसे पनिश ट्रायल चल रहा है आकर दूसरा और खून कर दिया उसने। सो एक्यूज मस्ट बी बाउंड बाय बेली टू मेंटेन अबव ऑब्जेक्ट इफ ही और हर रिलीज्ड ऑन बेल। अगर वो बेल पे रिलीज़ हुआ है तो इसे इन ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्राइम ना करे, कोई भी विटनेस को ना धमकाए, कोई भी ऑफेंस क्रिएट ना करे। कोर्ट में जब बुलाती है उसको आना चाहिए, कोर्ट में अपनी हाज़िरी लगानी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ बेल।
Concept of bail. The concept of bail is that it's act as security lodged by the accused person on the basis of which he can be released on a temporary basis, but needs to appear in court whenever required by the court. The process of bail takes place while the trial of an accused person is still pending. Generally, a person seeks this option in order to get himself released from the police custody. The process of bail is legitimate process. कॉन्सेप्ट क्या है बेल का? बेल का कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी पर्सन जो है टेम्परेरी बेसिस पे जो है पुलिस कस्टडी से रिलीज़ हो जाए, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेल बॉन्ड। जो बेल बॉन्ड है उसके जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? एक तो हमारा पर्सनल बॉन्ड होता है और एक हमारा श्योरिटीज बेसिस पे होता है, जो कि और अदर पर्सन की उस पे होता है। ओके, स्टेजेस व्हेन ही प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। अब हमने जब अरेस्ट पड़ा था तो हमने आपको ये बताया था, अगर कोई भी पर्सन गिरफ्तार हुआ है तो 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लाया जाएगा। तो चाहे वो ऑन वारंट अरेस्ट हुआ हो, चाहे विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ हो, चाहे सरेंडर किया हो, 3 परिस्थिति हैं जिसमें हम किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं। तो अगर वो वारंट और विदाउट वारंट हुआ है तो वो बेल को क्लेम कर सकता है एज अ राइट, कि मेरा बेल लेने का अधिकार है, एज अ राइट वो क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसने सरेंडर किया है सेम टाइम पे तो वो उसका बेल लेने का राइट नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद जाकर कहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन जब वो पर्सन जो है जुडिशियल कस्टडी में पहुंच जाए उसके बाद वो बेल जो है वो क्लेम कर सकता है। अब हमारा है पावर एंड व्यू ऑफ द कोर्ट। डिटेल्ड डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट बी रिटर्न ग्राउंड ऑफ बेल इन बेल ऑर्डर, नो नीड ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ बेल एविडेंस। मतलब ये है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, उसे अगर सही लगता है कि बेल देनी चाहिए तो वो देती है, अगर उसको नहीं लगता तो वो नहीं देती। और जो बेल जिस ग्राउंड पे दी जाती है वो ग्राउंड जज को मेंशन करने ज़रूरी हैं, और अगर एविडेंसेस है तो उसका डिटेल एग्जामिनेशन करना हमें ज़रूरी नहीं है। अब है बेटा हमारा हु कैन गिव बेल। बेल जो है वो कौन दे सकता है? पहला है हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन का वो, और एनी मैजिस्ट्रेट, और कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है बेल दे सकता है। अब हमारा इन विच कोर्ट एक्यूज एंटाइटल्ड टू मूव बेल एप्लीकेशन। किस कोर्ट में जो एक्यूज्ड है वो बेल एप्लीकेशन जो है मूव कर सकता है? एक तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है और एक सेशन एंड हाई कोर्ट होता है। तो किन केसेस में वो मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और किन केसेस में वो सेशन और हाई कोर्ट के पास भेजेगा? शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन 46 में बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जो बेल है बेलेबल ऑफेंस, हमने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है तो हम जो है मैजिस्ट्रेट के पास बेल ले सकते हैं एज राइट बेलेबल ऑफेंस में। किसमें? सेक्शन 436 में। सेक्शन 437 में बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेल है हमारी नॉन बेलेबल ऑफेंस किसी ने कमिट किया है तो वो जो अपनी बेल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 437 में मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकता है बेल के लिए। डिस्क्रिमिनेटरी पावर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्यूज्ड। लेकिन इसमें जो मैजिस्ट्रेट है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो फैक्ट्स और एक्यूज पे डिपेंड करती है। नो पावर टू ग्रांट बेल, अगर वो उसकी ग्रांट करने की बेल नहीं है तो फिर वो नहीं करेगा। अब सेशन में सेक्शन 438 है और सेक्शन 439 है। इसमें जो है इन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट एंटिसिपेटरी बेल। सेक्शन 438 हमारा एंटिसिपेटरी बेल जो अग्रिम जमानत होती है उस पर डील करता है, और सेक्शन 439 स्पेशल पावर ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट अबाउट बेल, जो कि हमारा स्पेशल पावर होती है हाई कोर्ट की और सेशन की बेल ग्रांट करने की।
इसमें ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया है जिससे कि आपको अच्छे से मतलब आसानी रहे याद करने की कि मैजिस्ट्रेट में किस सेक्शन में जाएंगे हम, और सेशन के पास और हाई कोर्ट के पास हम किस सेक्शन में जाएंगे और किन ऑफेंसेस करने के बाद जाएंगे। लेकिन डिटेल भी मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 436 की प्रोवाइड करूँगी। सेक्शन 436, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन केसेस में जो है बेल वो ली जानी चाहिए। सेक्शन 436 का जो सब क्लोज 1 है वो क्या कहता है, एनी पर्सन अदर देन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज ब्रॉट और अपीयर बिफोर कोर्ट एंड प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम टू गिव बेल बॉन्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल विदाउट वॉर। अगर कोई पर्सन जो कि एक्यूज्ड नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, मतलब कि बेलेबल ऑफेंस किसी ने किया है और उसको विदाउट वारंट हम पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है और वो लाया गया है या फिर अपीयर हुआ है कोर्ट में, तो वो बेल ले सकता है बेल बॉन्ड पे, और कोर्ट को इसको रिलीज़ करना ही होगा बेल के ऊपर। ठीक। अब सेक्शन 436(2) ये कहता है, फेलियर टू परफॉर्म द कंडीशन ऑफ बेल कैंसिल एंड फिटेड द बेल बॉन्ड। लेकिन कुछ कंडीशंस लगाएगा कोर्ट कि उसे इसे अपीयर होना पड़ेगा, बेल तो वो दे देगा। अगर हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो वो बेल बॉन्ड पे बेल ले सकता है, वो मांग सकता है एज अ राइट, लेकिन बेल का मांगना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें, बिना मांगे बेल नहीं मिलेगी। और ये कहता है जो कंडीशन उसने लगाई है कोर्ट ने, तो अगर वो फुलफिल ना करे तो क्या करेगा, बेल बॉन्ड हमारा कैंसिल हो जाएगा, फोरफिटेड हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारी जो कंडीशन है वो किस में है, सेक्शन 446 में डिफाइंड है। एक अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इफ़ ही इज़ नॉट सबमिटेड बेल बॉन्ड विद इन अ वीक मे बी poor person and may be discharged only on personal bond with। ये कह रहा है अगर कोई पुअर पर्सन है वो बेल बॉन्ड नहीं जमा कर पाता विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा पर्सनल बॉन्ड पे। ठीक है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं कि ये सिर्फ ऐसे ही कर रहा है, तो सेक्शन 116A के अंतर्गत जो मैजिस्ट्रेट है किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि उसके गांव में जाकर, जहाँ भी वो रहता है वहाँ पर आसपास जाकर इंक्वायर्ड कर ले उसके बारे में। सेक्शन 446A में फोर्टिफाइड द बेल, कि सेक्शन 446A में जो है वो फोर्टिफाइड कर लेगा बॉन्ड अगर सेक्शन 446 की कंडीशन जो मैजिस्ट्रेट ने लगाई है वो फुलफिल हमारी नहीं करी है उस पर्सन ने। सेक्शन 436A, मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। ये 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 436A आया फिर उसके बाद, तो ये कहता है कि अंडर ट्रायल पर्सन कितने टाइम के लिए डिटेन्ड हो सकता है, तो हमारा ये कहता है 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ शेड्यूल फर्स्ट शैल बी रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड विदाउट और विद श्योरिटी इज नॉट बी अ कैपिटल पनिशमेंट। अगर उस पर्सन की कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, जो भी हमारे शेड्यूल फर्स्ट में मैंने आपको बता रखा है, आप शेड्यूल फर्स्ट में जाकर देखिए, उसमें हमारी लिस्ट दे रखी है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, किस ऑफेंस में कितनी सज़ा है, ये सब चीज़ें। तो अगर कोई ऑफेंस जो है मैक्सिमम पीरियड दे रखा है इम्प्रिजनमेंट का, अगर उसकी आधी सज़ा वो जेल में ट्रायल के दौरान ही काट लेता है तो उस कंडीशन में वो बेल पे जा सकता है। लेस द टाइम ऑफ डिटेंशन, और जैसे किसी को सज़ा 6 साल है, जैसे कि हम संजय दत्त का एग्जाम्पल देते हैं, उन्हें 6.5 साल मिली थी, लेकिन ट्रायल में उनके 2.5 साल निकल गए थे। तो फिर जब उन्हें सज़ा मिली थी 6 साल की, तो उसमें क्या करा था, हमारे जो टाइम पीरियड उन्होंने काट लिया था 2.5 साल, तो उस 3 साल उन्होंने जो काट लिया था तो वो वाले माइनस कर दिए थे उसमें से, तो उनके कितने बचे थे, सिर्फ 3 साल बचे थे। अब है हमारा अब हम केस लॉस देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड, हमारा जो नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड है कि हम बेल कब ले लेते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में। केस है हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कैप्टन बुद्धि कटा सुभा राव 1989 AIR 1989। इट इज़ ट्रू दैट
Supreme Court does not interfere with an order granting bail, but judicial discipline will be sacrificed at the altar of judicial discrimination if jurisdiction under Article 136 is refused to exercise। कहने का सीधा मतलब ये है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड है, और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो अगर किसी कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है तो उस पर जो है बार नहीं लगा सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता उस ऑर्डर में। अब हमारा सेकंड केस है हुसैनरा वर्सेस होम सेक्रेटरी 1980। इसमें क्या कहता है, वन ऑफ द रीज़न वाई आवर लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम कंटिन्यूअली डिनाइज जस्टिस टू द पुअर बाई कीपिंग दैम फॉर लॉन्ग ईयर्स इन प्री ट्रायल डिटेंशन इन आवर हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री बेल सिस्टम। ये जो हमारा सेकंड केस है, ये हमारा ये कहता है कि जो पुअर पीपल है उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है और वो जेल में ही रहते हैं, क्योंकि सालों साल तक, क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि वो पुअर पर्सन होते हैं, तो उनका ट्रायल के दौरान ही सारा वो श्योरिटी इसके लिए ला नहीं सकते। तो इसलिए 2005 में हमारा अमेंडमेंट भी हुआ था। आपने देखा होगा 2005 वाले अमेंडमेंट में क्या कहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। 2005 वाले अमेंडमेंट में जो ये कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई पुअर पर्सन होगा तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा पर्सनल बॉन्ड पे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया था। आई होप यू आर गेटिंग माई दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो नोट्स हैं आप स्क्रीनशॉट लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। बार बार आप इनको पॉज करिए, रिपीट करिए, बार बार सुनिए, ईयरफोन लगाकर सुनिए, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी, और जो इसके नोट्स हैं मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe and press the bell icon for more updates.